नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे कर्नाटक युद्ध या कार्नेटिक वार के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे एग्ज़ाम्स में अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, जो ये कर्नाटक युद्ध हैं, इनसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, सेकंड कार्नेटिक वॉर। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763, थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध हैं जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 के बीच हुआ है। अच्छा, इसके शुरू होने का कारण क्या था, कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो क्या हुआ, यूरोप में जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से ही जो है कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। इसका असर जो है भारत पे भी पड़ा। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण जो अंग्रेज अधिकारी था, अब देखिए भारत में ये चीज़ कैसे शुरू हुई। जो अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बार्नेट, इसने क्या किया, फ्रांसीसी जो जहाज थे उन पे कब्जा कर लिया। जो ये अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट था, इसने फ्रांसीसी जहाज़ों पर जो है कब्जा कर लिया। इसके बाद पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बूडोने की सहायता से 1746 में मद्रास को जीत लिया। मद्रास, जिसे कि आज चेन्नई नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। तो उस समय क्या हुआ, उसके बाद डुप्ले ने जो है मॉरिशस का जो उस टाइम फ्रांसीसी गवर्नर था ला बूडोने, उसकी सहायता से जो है 1746 में मद्रास को जीत लिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि इस संबंध में जो है मद्रास का जो ब्रिटिश गवर्नर था, उसने क्या किया, कर्नाटक के जो नवाब था उस समय अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध जो है सहायता मांगी। तो मद्रास का जो ब्रिटिश गवर्नर था, इसने कर्नाटक का जो उस समय नवाब था अनवरुद्दीन, उससे डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हुआ क्या, नवाब अनवरुद्दीन के हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने जो है मद्रास नहीं छोड़ा और नवाब अनवरुद्दीन को ये भरोसा दिलाया कि जो है मद्रास को वह जो है अंग्रेजों से जीत के नवाब को सौंप देगा। लेकिन बाद में जो है डुप्ले अपने वादे से पलट गया। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से इस युद्ध के हालात और बिगड़े हैं। क्या हुआ, नवाब अनवरुद्दीन के हस्तक्षेप के बाद जो है डुप्ले ने जो है मद्रास नहीं छोड़ा। गया था ब्रिटिश गवर्नर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के खिलाफ सहायता मांगने। जब नवाब अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप किया तो डुप्ले ने तब भी मद्रास नहीं छोड़ा। और डुप्ले ने क्या किया, जो नवाब अनवरुद्दीन था इसी को भरोसा दिलाया कि जो वह मद्रास है वह ये अंग्रेजों से जीत के नवाब को वो सौंप देगा। पर हुआ क्या, बाद में जो है डुप्ले अपने वादे से पलट गया। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। यह युद्ध आडियार नदी के किनारे सेंट टोमे नामक जगह पर लड़ा गया। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला ना, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए जो मैंने पॉइंट बताया था यह क्यों इंपॉर्टेंट था। देखिए, जब ब्रिटिश गवर्नर जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध जो है सहायता मांगने आया था, तो उसके बाद नवाब अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप किया और तब भी डुप्ले ने मद्रास नहीं छोड़ा। उल्टा उसने नवाब अनवरुद्दीन को यह भरोसा दिलाया था कि वह जो मद्रास है यह वो अंग्रेजों से जीत के नवाब को सौंप देगा। पर हुआ क्या, बाद में डुप्ले अपने वादे से पलट गया। यही कारण है कि डुप्ले और नवाब अनवरुद्दीन के बीच फिर जो है युद्ध छिड़ा। देखिए, यह वह कारण है। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। ठीक है, यह युद्ध आडियार नदी के किनारे सेंट टोमे नामक जगह पर लड़ा गया। यह युद्ध जो है सेंट टोमे नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। जो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जिसे कार्नेटिक वॉर, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है इसको सेंट टोमे नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आडियार नदी के किनारे सेंट टोमे नामक जगह पर लड़ा गया था। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे हुआ? अब देखिए, इस युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार
युद्ध की जो है समाप्ति के बाद जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध चल रहा था, 1748 में क्या हुआ, जो युद्ध समाप्ति के बाद जो है एक्स-ला-चैपल संधि हुई। एक्स-ला-चैपल संधि से ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ है। अच्छा, इस संधि में हुआ क्या? इस संधि में मद्रास जो अंग्रेजों को तथा जो अमेरिका में लुई वर्ग था वो फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। जो मद्रास था वह अंग्रेजों को वापस दे दिया और जो अमेरिका में एक लुई वर्ग था वह फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। ठीक है, इस नोट को आप ध्यान रखिए। इस युद्ध ने जो है भारतीय राजाओं की कमजोरी को उजागर किया और यह स्पष्ट किया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सी सेना भी भारतीय राजाओं की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। यह एक कारण था जिसमें जो युद्ध जो है अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसी जीत गए थे जो कि यूरोप के थे। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला? जो भारतीय राजा थे इस युद्ध ने जो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था, इसने क्या किया? भारतीय राजाओं की कमजोरी को उजागर किया और ये स्पष्ट कर दिया कि जो यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित हैं और जो सुव्यवस्थित है वो छोटी सी सेना भी यूरोप की कोई भारतीय राजाओं की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया, जिसे सेकेंड कार्नेटिक वॉर भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या? 1748 में हैदराबाद के जो संस्थापक थे निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए जो है संघर्ष छिड़ गया, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। हैदराबाद के जो संस्थापक थे ना निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है उनके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में जो है गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ा था, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण बना। साथ ही कर्नाटक में भी अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। हैदराबाद में तो हुआ ही है और साथ ही साथ कर्नाटक में भी अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भारत में हैदराबाद और कर्नाटक आरकोट दोनों जगहों पर उत्तराधिकारी के झगड़े छिड़ गए। ठीक है, भारत में जो है उस समय हैदराबाद में भी और कर्नाटक में भी दोनों जगहों पर जो है उत्तराधिकार के लिए झगड़े छिड़ गए। हैदराबाद निजाम उल मुल्क की मृत्यु 1748 में गद्दी के लिए नासिर जंग बनाम मुजफ्फर जंग के बीच। हैदराबाद में जो जंग लड़ी गई वह नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच लड़ी गई और जो कर्नाटक की गद्दी के लिए युद्ध था वह अनवरुद्दीन बनाम चंदा साहिब के बीच लड़ा गया। इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। हैदराबाद में जो युद्ध लड़ा गया वह नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच लड़ा गया और जो कर्नाटक की गद्दी के लिए युद्ध छिड़ा वह अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच लड़ा गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने और अंग्रेजों को हराने के लिए भारतीय राजाओं के विवादों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो ये डुप्ले था इसने फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने और अंग्रेजों को हराने के लिए भारतीय राजाओं के जो विवाद थे इसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। जो ये फ्रांसीसी थे इन्होंने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। चंदा साहब जो कि अनवरुद्दीन के खिलाफ लड़ रहे थे कर्नाटक से और मुजफ्फर जंग जो कि नासिर जंग के खिलाफ लड़ रहा था हैदराबाद से। तो फ्रांसीसियों ने किसका समर्थन किया? एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। चंदा साहब जो कि कर्नाटक के लिए और मुजफ्फर जंग हैदराबाद के लिए युद्ध लड़ रहा था और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया। ठीक है, अंबूर का युद्ध 1749, इस युद्ध में जो है अनवरुद्दीन मारा गया। 1750 में क्या हुआ? फिर हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग जो है नवाब बन गया। अंबूर का युद्ध जो हुआ था 1749 में उसमें अनवरुद्दीन मारा गया। उसके बाद 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग जो है यह नवाब बना। कहाँ का? हैदराबाद का। मुजफ्फर जंग ने खुश होकर क्या किया? जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था इसको मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी का जो है क्षेत्र दे दिया। किसने? मुजफ्फर जंग ने जो है
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी का क्षेत्र दे दिया, क्योंकि फ्रांसीसी गवर्नर जो फ्रांस था यह मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि एक ब्रिटिश अधिकारी क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और आर्केड के किले को घेर डाला। बाद में जो एक ब्रिटिश अधिकारी था क्लाइव, इसने क्या किया, कूटनीति का प्रयोग किया और आर्केड को घेर डाला। दोस्तों देखिए, जो आर्केड है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्केड था क्या, उस समय जो है कर्नाटक की राजधानी थी आर्केड। उस टाइम जो है आर्केड जो है कर्नाटक की राजधानी थी, और जिसने इस पर अधिकार कर लिया समझ लो उसका पलड़ा भारी था। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था आर्केड। अंग्रेजों की इस विजय से जो है स्थानीय राजाओं का उन पे विश्वास बढ़ गया। जो ये क्लाइव था इसने कूटनीति का प्रयोग किया और आर्केड के किले पे जो है घेरा डाल दिया था। अब हुआ क्या, अंग्रेजों की इस विजय से स्थानीय राजाओं का जो है उन पे विश्वास बढ़ गया। फ्रांसीसी सरकार ने फिर क्या किया, जो डुप्ले था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, इसको वापस बुला लिया और गेडेयू, जो एक गेडेयू था, इसे अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर जो है भारत भेज दिया। गेडेयू, डुप्ले की जगह गेडेयू आ गया है। ठीक है। फिर हुई पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि 1754। यह किस किस के बीच हुई, यह संधि गोडेयू और अंग्रेजों के बीच हुई। जब डुप्ले के बाद गोडेयू को भेजा गया तो गोडेयू और अंग्रेजों के बीच जो है पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत जो है दोनों पक्षों में युद्ध विराम हुआ। तो यह था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का विराम। ठीक है, सेकेंड कार्नेटिक वार का विराम। तो यह था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का विराम। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध का शुरू होने का कारण क्या है, कैसे यह शुरू हुआ, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है यूरोप में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। जो यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ा हुआ था ना, उसी का यह विस्तार था, उसी का प्रभाव यहाँ देखने को मिला है। इस युद्ध में कौन कौन लड़ रहे थे, जो ये सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, इसमें ऑस्ट्रिया और प्रशा जो कि आज जर्मनी का ही एक भाग है, प्रशा। उस समय क्या हुआ, फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया का समर्थन में था और अंग्रेज जो है प्रशा के समर्थन में थे। ठीक है, और इसका प्रभाव भी इंडिया में देखने को मिला। तभी यह तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो है पृष्ठभूमि तैयार हुई। देखिए, इसका प्रभाव जो है भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच देखने को मिला। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण जो है यह बना। ठीक है, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो है भारत में भी उस सप्तवर्षीय युद्ध का जो है विस्तार यहाँ देखने को मिला। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत भेजना था और फ्रांसीसी क्षेत्र के जितने भी सैनिक और असैनिक अधिकार थे वह इसको प्रदान कर दिए गए। किसे, काउंट डी लाली को। ठीक है, तो काउंट डी लाली को जो है फ्रांस सरकार ने भारत भेजा और जितने भी फ्रांसीसी क्षेत्र के यहाँ पे सैनिक और असैनिक अधिकार थे वो उसके जो है प्रदान कर दिए गए। किसको, काउंट डी लाली को। अब इसका कारण क्या बना, उसके बाद हुआ वांडीवास युद्ध। वांडीवास युद्ध, इसको आपने ध्यान रखना है, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। बताइए वांडीवास युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ। तो वांडीवास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 को हुआ। यह युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। यह युद्ध जो है अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अब अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वह किया सर आयरकूट, जो एक ब्रिटिश अधिकारी था। और फ्रांसीसी सेना, दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, जो फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व था वह किया काउंट डी लाली ने, जिसे फ्रांस सरकार ने भेजा था। ठीक है, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व था वो किया काउंट डी लाली ने। अब इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसियों की हार हो गई। किसे में, जो वांडीवास का युद्ध था इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो ये अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकूट, इसने ढंग से कोट दिया किसको, काउंट डी लाली को। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे भी याद सकते हैं, काउंट डी लाली को इसने मार मार के लाल कर दिया। आयरकूट ने
मार मार कर ढंग से कूटा इसको काउंट डी लाली को और इसको लाल कर दिया ढंग से। तो वांडीवास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया। किस किस के बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। इसमें जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई। और नेतृत्व किसने किया? आयरकूट, सर आयरकूट जो थे अंग्रेजी अधिकारी थे और काउंट डी लाली जो था ये फ्रांसीसी अधिकारी था। ठीक है, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? फ्रांसीसियों की हार हुई और जो अंग्रेज थे इनकी जीत हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे हुआ? अब तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत देख लीजिए। पेरिस की संधि जो 1963 में हुई, इससे जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। किससे? पेरिस की संधि 1963 में जो हुई, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का इससे अंत हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार हुआ क्या कि जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में जीती हुई फैक्ट्रियां थी वह लौटा दी। जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में फैक्ट्रियों को जीता हुआ था उनको अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया। परंतु अब जो फ्रांसीसी हैं ये अपनी फैक्ट्री की जो है किलेबंदी नहीं कर सकते थे, ठीक है, और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। तो इस तरह से जो है फ्रांसीसी शक्ति का प्रभाव था भारत में, यह पूरी तरह से खत्म होता दिखा यहाँ पे। किससे? पेरिस संधि 1963 में जो हुई। फ्रांसीसी फैक्ट्रियां केवल व्यापार केंद्रों के रूप में ही कार्य कर सकती थी, न तो वो फ्रांसीसी जो है अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी कर सकते थे, न ही वहां सैनिक रख सकते थे। यह सिर्फ व्यापार केंद्रों के रूप में ही कार्य कर सकती थी। इस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। जो ये पेरिस की संधि हुई, इसके बाद से फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की जो नींव थी इसको पूरी तरह से उखाड़ दिया था। किसने? पेरिस की संधि ने। दोस्तों यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना है, वह पूछ लेगा बताइए कौन सी संधि के तहत जो है फ्रांसीसी जो शक्ति थी भारत में वो समाप्त हो चुकी थी? तो पेरिस की संधि के तहत। ठीक है, पेरिस की संधि ने जो है भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की जो नींव थी इसको पूरी तरह से उखाड़ फेंका। ठीक है, तो दोस्तों ये है भारत कर्नाटक युद्ध के समय जो कर्नाटक था वह ये जो रीजन है, ये क्षेत्र है, यह पूरा कर्नाटक कहलाया जाता था। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 3 कर्नाटक युद्ध जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।